नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है। लोक लेखा समिति ने कृषि फसल बीमा योजनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। एशियाई विकास बैंक ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए भारत को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत लगभग 2665 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता स्थापित की गई है। विश्व बैंक ने अपनी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है। चलिए बात करें आज की पहली मुख्य खबर की। लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना है। साथ ही इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया कानूनी ढांचा भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, टेलीग्राफ तार विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करता है। इतना ही नहीं, यह विधेयक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। अब विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। विधेयक में कहा गया है कि दूरसंचार के लिए निर्धारित की गई किसी भी सेवा को दूरसंचार सेवा कहा जाएगा। 2022 के ड्राफ्ट विधेयक में ओवर द टॉप दूरसंचार सेवा के बारे में जिक्र किया गया था, जिसे इस नए विधेयक से हटा दिया गया है। साथ ही यह विधेयक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और आपातकालीन स्थिति में दूरसंचार सेवाओं पर अपना पूरा नियंत्रण लेने की अनुमति प्रदान करता है। इस विधेयक के अनुसार निर्धारित उपयोगों को छोड़कर बाकी स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। निर्धारित उपयोगों के मामले में इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। इन निर्धारित उपयोगों में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान जैसे उद्देश्य शामिल हैं। इस विधेयक में बताया गया है कि 1885 के अधिनियम के तहत स्थापित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि रखा जाएगा। साथ ही शिकायतों के पंजीकरण और निपटान के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इन सभी प्रावधानों के अलावा यह विधेयक ट्राई अधिनियम में संशोधन करके कुछ पदों की योग्यता में भी परिवर्तन करता है, जो इस प्रकार हैं। विधेयक में कहा गया है कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए और सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम 25 वर्षों का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की। लोक लेखा समिति यानी कि पैक ने कृषि फसल बीमा योजनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में विभिन्न फसल बीमा योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी शामिल है। लोक लेखा समिति की ये रिपोर्ट कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 2017 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट पर आधारित है। चलिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। राज्य सरकारें प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से की राशि का भुगतान करने में देरी करती हैं। साल 2011 की जनगणना के आधार पर किसानों की कुल संख्या की तुलना में कम किसानों को फसल बीमा कवरेज प्राप्त था। इसी प्रकार बिना कर्ज वाले किसानों को न के बराबर बीमा कवरेज प्राप्त था। बीमा कवरेज में शामिल फसल, बीमा कवरेज वाले फसल क्षेत्र और फसल बीमा करने वाली कंपनियों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी करने में देरी की जाती है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि फसल बीमा के दावों के निपटान में देरी होती है। इसके लिए फसल की उपज से संबंधित डेटा भेजने में देरी, NEFT से संबंधित समस्याएं आदि मुख्य कारण है। रिपोर्ट में इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि राज्य सरकारों को अपने हिस्से के बीमा प्रीमियम का समय पर भुगतान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करना चाहिए। बीमा योजनाओं से संबंधित सेवाओं के वितरण को आसान बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के डेटाबेस को एकीकृत व उपयोग करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बीमा योजनाओं के मामले में भी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। फसल की पैदावार से संबंधित सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी CCE के सर्वोत्तम उदाहरणों को देश भर में अपनाना चाहिए। CCE सरकार और कृषि एजेंसियों द्वारा उपयोग की जा रही एक आकलन पद्धति है।
इसका किसी तय कृषि चक्र के दौरान किसी फसल या क्षेत्र की उपज का सटीक अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। आखिर में बात करते हैं लोक लेखा समिति यानी पैक के बारे में। वित्तीय मामलों पर संसद की 3 समितियां हैं। पैक इन्हीं में से एक है। अन्य 2 समितियां हैं प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। पैक में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और 7 अन्य सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने जाते हैं। ये सदस्य केवल 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही सिलेक्ट किए जाते हैं। पैक के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसका गठन पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत किया गया था। ये बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों आर्कटिक और अंटार्कटिक के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान पोलर एवं क्रायोस्फेरिक यानी पेसर योजना के तहत संचालित किए जाते हैं। ये अभियान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के माध्यम से आयोजित होते हैं। यह केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपके लिए ध्यान देने योग्य जानकारी यह है कि 2008 से भारत आर्कटिक में हिमाद्री नामक रिसर्च बेस का परिचालन कर रहा है। यह बेस नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित है। हिमाद्री में वैज्ञानिक ज्यादातर गर्मियों अर्थात अप्रैल से अक्टूबर माह के दौरान शोध कार्य करते हैं। आइए अब समझते हैं कि नवंबर से मार्च माह के इस शीतकालीन अभियान का क्या महत्व है। दरअसल ध्रुव पर रात्रि के समय शोधकर्ताओं को अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने का अवसर मिलता है, क्योंकि शीतकाल के दौरान उत्तरी ध्रुव में लगभग 24 घंटे तक सूर्योदय नहीं होता है। साथ ही तापमान भी शून्य से नीचे -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ ये अभियान आर्कटिक क्षेत्र के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में सहायता करते हैं। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष के मौसम, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप ढलने आदि के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। गौरतलब है कि अंतरिक्ष का मौसम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसून सहित मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, जिसे समझना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिशन के साथ आर्कटिक में लंबी अवधि तक शोध कार्यों में लगे हुए कुछ चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल हो गया है। इस मिशन में प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरणीय रसायन विज्ञान, स्थलीय पारिस्थितिकी, खगोल भौतिकी आदि शामिल हैं। लेकिन आर्कटिक जैसे दुर्गम क्षेत्र में अनुसंधान के समक्ष कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में विविध गतिविधियों के नियंत्रण के लिए अंटार्कटिक संधि लागू है। वहीं आर्कटिक के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग देशों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो कि वहां अनुसंधान को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसके अलावा इन ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंच भी सीमित है। साथ ही यहाँ की जलवायु अधिक कठोर होती है। यहाँ कई महीनों तक अंधेरा ही रहता है। अगली खबर की ओर जाने से पहले आर्कटिक के संबंध में भारत द्वारा चलाई जा रही कुछ अन्य पहलों को जान लेते हैं। 2022 में भारत ने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण शीर्षक से अपनी आर्कटिक नीति जारी की थी। भारत ने 2014 में आर्कटिक के कोंग्सफ्योर्डन फ्योर्ड में इंड आर्क नामक एक मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी स्थापित की थी। साथ ही भारत को 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और भारत 1920 की स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देश भी है। अब बढ़ते हैं हमारी चौथी मुख्य खबर की तरफ। एशियाई विकास बैंक ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए भारत को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करना है। इसका लक्ष्य 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। एडीबी की इस पहल को 8 राज्यों के 100 शहरों में शुरू किया जाएगा। इस पहल में क्लाइमेट रेजिलियंस और सामाजिक समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लाइमेट रेजिलियंस जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने या प्रतिरोध करने की क्षमता को कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशियाई विकास बैंक द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। एडीबी द्वारा शुरू की गई पहली पहल है अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों को अपग्रेड और स्थापित करना। बायोमिथेनेशन संयंत्र की स्थापना इसी का एक उदाहरण है। दूसरी पहल है अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता पर यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज की क्षमता का विकास करना। तीसरी पहल है अपशिष्ट को अलग अलग करना और वेस्ट कलेक्शन में सुधार के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाना। और चौथी पहल है पूरे शहर में
ठोस अपशिष्ट कार्य योजनाओं की वार्षिक समीक्षा करने और प्रगति को अपडेट करने में सहायता करना। अब समझते हैं भारत में मौजूद नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के बारे में। इसमें व्यावसायिक और आवासीय परिसरों के ठोस या अर्ध ठोस अपशिष्ट के साथ साथ उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट भी शामिल है। हालांकि इनमें नगरपालिका क्षेत्र के औद्योगिक केंद्रों से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट शामिल नहीं होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 से 21 में भारत के अंदर 1.6 लाख टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 95.4% अपशिष्ट एकत्र हुआ था, लेकिन केवल 50% अपशिष्ट का ही उपचार किया गया। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि MSW का प्रबंधन करना शहरी स्थानीय निकायों की ही जिम्मेदारी होती है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत में MSW प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के बारे में। पहली समस्या ये है कि प्रारंभ में शहरीकरण के दौरान MSW प्रबंधन को शहरीकरण के एक घटक के रूप में शामिल नहीं किया गया था। MSW के प्रबंधन से जुड़ी दूसरी समस्या यह है कि जहां से अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, वहीं पर अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करने के नियम का गंभीरता से पालन नहीं होता। और तीसरी समस्या यह है कि ULBs के पास अपशिष्ट प्रबंधन के लिए धन की कमी है। जिस तरीके से एशियाई बैंक ने MSW प्रबंधन के लिए कुछ पहलों की शुरुआत की थी, वैसे ही भारत के अंदर भी MSW के प्रबंधन के लिए कुछ पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किए गए हैं। इसमें अन्य बातों के अलावा ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए विस्तार से मानदंड दिए गए हैं। इसके अलावा वेस्ट टू वेल्थ मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न करना, उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और सामग्रियों की रिसाइकलिंग करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में स्रोत पर ही 100% अपशिष्ट को अलग अलग करने और घर घर जाकर अपशिष्ट इकट्ठा करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब बात करते हैं आज की 5वीं बड़ी खबर की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत लगभग 2665 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता स्थापित की गई है। दरअसल स्वच्छ गंगा मिशन के तहत दिसंबर 2026 तक 7000 मिलियन लीटर प्रतिदिन की संचयी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है और यह नमामि गंगे योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। अब बात करते हैं मुख्य खबर की। हालांकि वर्तमान में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 40% कम है। इसके कारण जल निकायों में अनुपचारित सीवेज को ही छोड़ा जाता है। यहाँ सीवेज से तात्पर्य घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल से है। इसमें वर्षा जल भी शामिल होता है। वर्षा जल भारी बारिश के दौरान सड़कों और भवनों की छतों से हानिकारक पदार्थ एकत्रित करते हुए सड़कों पर बहता है और फिर नदियों में या अन्य जलीय स्रोतों में मिल जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो शहरी भारत में 60% से अधिक सीवेज अनुपचारित रह जाते हैं। यह जल नदियों में प्रवेश करता है और प्रदूषण का कारण बनता है। इसके परिणाम स्वरूप नदी का जल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने में चुनौतियां क्या क्या हैं? इसमें सबसे बड़ी चुनौती है अधिक लागत का होना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उच्च पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। साथ ही इन प्लांट्स के परिचालन और रखरखाव की लागत भी बहुत अधिक होती है। इसके साथ ही बिजली की अनियमित आपूर्ति भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के सुचारू संचालन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के अलावा भूमि अधिग्रहण की समस्या, पुरानी हो चुकी अवसंरचना, निजी संस्थाओं को आकर्षित करने में स्थानीय शहरी निकायों की अक्षमता आदि भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना के लिए कुछ पहलें भी शुरू की गई हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण पहल है जल जीवन मिशन। यह मिशन 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज उपचार पर केंद्रित है। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए नमामि गंगे नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। गंगा के अलावा अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नामक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इन सब के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू किए गए हैं।
अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। विश्व बैंक ने अपनी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में $125 बिलियन के साथ भारत वैश्विक विप्रेषण यानी रेमिटेंस सूची में शीर्ष पर रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की। 2023 में विप्रेषण निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए वित्त का मेन सोर्स बन गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये अस्थिर रहे FDI से भी अधिक हो गया है। साल 2023 में विशेष रूप से दक्षिण एशिया में विप्रेषण में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये मुख्य रूप से भारत को प्राप्त होने वाले विप्रेषण में लगातार बढ़ोतरी के कारण देखने को मिली है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के लचीले श्रम बाजार ने इस बढ़ोतरी में अत्यधिक भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, भारत के विप्रेषण प्रवाह में वृद्धि का मुख्य कारण संयुक्त अरब अमीरात के विप्रेषण का उच्च प्रवाह है। ज्ञातव्य है कि भारत के कुल विप्रेषण में UAE का हिस्सा 18% है। चलिए अब समझते हैं विप्रेषण के महत्व के बारे में। कर्ज निर्यात अनुपात में विप्रेषण को शामिल करने से संप्रभु रेटिंग में सुधार होता है। विप्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय उधारी की लागत को कम करने और देश की ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार के लिए कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी प्रतिचक्रीय प्रकृति आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान स्थिरता प्रदान करती है। ये लोक वित्त में योगदान देता है। बैंकिंग प्रणाली में विप्रेषण के जमा होने से सेन्योरेज रेवेन्यू हासिल होते हैं। सेन्योरेज राजस्व मुद्रा को छापने में आने वाली लागत और उसके अंकित मूल्य के बीच का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार 10 रुपए का नोट छापती है और उसकी छपाई लागत 5 रुपए आती है, तो दोनों के बीच का 5 रुपए का अंतर सरकार के लिए सेन्योरेज राजस्व यानी कि एक प्रकार का मुनाफा होता है। सरल शब्दों में कहें तो विप्रेषण के माध्यम से प्राप्त धन की छपाई में प्राप्तकर्ता देश को लागत वहन नहीं करनी पड़ती है। इसलिए विप्रेषण से प्राप्त धन एक प्रकार का सेन्योरेज राजस्व होता है। चलिए आखिर में समझते हैं विप्रेषण को आकर्षित करने के लिए भारत की पहलों के बारे में। पहला है अनिवासी जमा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित प्रवासी बचत को आकर्षित करना है। दूसरा है डायस्पोरा बॉन्ड निर्गमन। इसकी मदद से 1991, 2000 और 2003 में लगभग $11 बिलियन जुटाए गए थे। और तीसरा है UPI पे नाउ क्रॉस बॉर्डर लिंकेज। इसका उद्देश्य लेन देन लागत में कटौती करना और औपचारिक चैनलों के जरिए भारत में विप्रेषण प्रवाह को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्ति सखाराम गणेश देउस्कर के बारे में। इनका जन्म 1869 में हुआ था। हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है। देश के प्रति इनके अमूल्य योगदान की बात करें तो सखाराम गणेश एक क्रांतिकारी पत्रकार और श्री अरबिंदो के करीबी सहयोगी थे। ये भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन्होंने महाराष्ट्र और बंगाल के पुनर्जागरण के बीच एक सेतु की भूमिका निभाई थी। इन्होंने बंगाली भाषा में देशेर कथा नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहन और शोषण के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक का देश की बात नाम से हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। साहस, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता, देशभक्ति आदि सखाराम गणेश के व्यक्तिगत मूल्य हैं। अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। हाल के शोध में पता चला है कि अवरोही पवनें हिमालय को ठंडा रखने में भूमिका निभाती हैं। अवरोही पवनें सघन और ठंडी पवनें होती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचे पठारों और हिम क्षेत्रों से घाटी में बहती हैं। एक हालिया शोध से संकेत मिला है कि विभिन्न प्रकार के गट बैक्टीरिया मानव आंत को बीमारियों से बचाते हैं। हालांकि यदि आंत में केवल एक ही बैक्टीरिया प्रजाति मौजूद हो तो इससे सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ये रोगजनक के पनपने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का अपघटन कर देते हैं। इससे रोगजनकों का विकास नहीं हो पाता है। अगली खबर लेथेरिज्म नामक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से संबंधित है। लेथेरिज्म को चिकित्सकीय रूप से निचले अंगों का पक्षाघात कहा जाता है। यह बड़ी मात्रा में लेग्यूम लेथाइरस सेटाइवस यानी खेसारी दाल या ग्रास पी के सेवन से होता है। इस दाल में न्यूरोटॉक्सिन ऑक्सालिल डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड पाया जाता है। बुर्किना फासो के अब्दुल्लाह डायबेट मलेरिया के उन्मूलन के लिए जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। अब्दुल्लाह डायबेट विज्ञान और नवाचार प्रबंधन के लिए 2023 के फॉलिंग वॉल्स पुरस्कार के विजेता हैं।
जीन ड्राइव तकनीक में आनुवांशिक रूप से संशोधित नर मच्छरों को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। मादा मच्छर इनके साथ मेटिंग करने के बाद मादा संतान को पैदा नहीं कर पाती हैं। बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी अति महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों में 10,000 यूजर्स के लिए एक सुरक्षित ईमेल प्रणाली स्थापित की है। इसके लिए जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन साइबर सुरक्षा तकनीक को अपनाया गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के जरिए राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया है। टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत लंबी अवधि अर्थात 15 से 30 वर्ष के लिए पट्टे दिए जाते हैं। इसके तहत निजी संस्थाओं को अग्रिम भुगतान करने पर दीर्घकालिक रियायत प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। कैमलिड्स में अल्पाका, बैक्ट्रियन ऊंट या 2 कुबड़ वाला ऊंट, ड्रोमेडरीज, गुआनाकोस, लामा, विकुनास आदि शामिल हैं। पंजाब में आलू की फसल को पछेती झुलसा रोग के कारण काफी नुकसान हुआ है। पछेती झुलसा रोग फाइटोफ्थोरा इन्फेस्थेनेस नामक कवक जनित रोग है। यह कवक पत्तियों, तने और कंद को प्रभावित करते हुए पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।